कंडक्शन को डीप में पढ़ने जा रहे हैं अब। तो इसमें जो हीट होगी, अगर एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो जो कंडक्टिविटी होगी वो भी एक्स डायरेक्शन में वेरी करेगी, और जो लेंथ है वो भी वेरी करेगी। तो क्यू एक्स इजिकल टू माइनस के एक्स ए डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा फॉर्मूला। और यहाँ पर जो फ्लक्स होता है वो हीट ट्रांसफ़र बाय एरिया होता है। हीट ट्रांसफ़र को क्यू एक्स आई कैप क्यू वाई जे कैप क्यू जेड के कैप में भी डिफाइन कर सकते हैं। और अगर इन फॉर्मूले को खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा, और फिर क्यू बार इजिकल टू माइनस के डेल्टा टी, डेल्टा ऑपरेटर डिफाइन हो जाएगा। और जो हीट जहाँ भी वेरी करती है वो हीट ट्रांसफ़र नॉर्मल होता है आइसोथर्मल प्लेन्स के परपेंडिकुलर हीट ट्रांसफ़र फ्लो होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन देख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। मेनली सारे फॉर्मूले सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं। जैसे जैसे एनर्जी आ रही है और एनर्जी बाहर निकल रही है, एनर्जी जो आ रही है वो बाहर निकल रही है, प्लस एनर्जी जितने अंदर जनरेट हो रही है वो पूरी एनर्जी स्टोरेज के इक्वल होती है। ये जनरल इक्वेशन है, सारे क्वेश्चंस मेनली इसी पे डिपेंड होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया है तो ये एक रफ बॉडी है, यहाँ पर वाई डायरेक्शन में हीट जा रही है और एक्स डायरेक्शन में हीट निकल रही है। इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, इसलिए दोनों एरिया जितनी हीट जा रही है उतनी हीट बाहर निकल रही है, उन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यह इस प्लेन को इंसुलेट करके रखा है, ये वाली सरफेस को इंसुलेट करके रखा है, तो जितनी अंदर वॉल्यूम में हीट जनरेट हो रही है उसको अगर कन्वेक्शन जितनी बाहर सरफेस से वो हीट ट्रांसफ़र कर रहा है उसके इक्वेट कर देंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे एक कॉन्सेप्ट है, अगर टेम्परेचर ग्रेटर है टेम्परेचर 2 से तो इस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगा, जैसे जैसे एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो अगर एनर्जी जनरेशन नहीं हो रहा है और के कांस्टेंट मेंटेन है और एनर्जी स्टोर भी नहीं हो रही है तो एनर्जी इन इजिकल टू एनर्जी आउट होती है, तो क्यू फंक्शन एक्स फंक्शन नहीं होता है। टेम्परेचर प्रोफाइल देख लेते हैं। अगर क्यू को इक्वेट करते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्यू जो होता है टेम्परेचर के लीनियर फंक्शंस में डिफाइन होता है। ऐसे ही हीट कंडक्शन इक्वेशन जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, के ए डेल्टा टी बाई एल, इसके जो एजम्पशन होते हैं वो स्टेडी होता है, विदाउट हीट जनरेशन होता है, 1D फ्लो होता है, कांस्टेंट के होता है। और क्यू इजिकल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ये 1D और स्टेडी फ्लो के लिए होती है। ये कांस्टेंट एज वेल एज वेरिएबल के, मतलब के कांस्टेंट भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है। जैसे अगर थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हो रही है, मतलब जैसे टेम्परेचर के फंक्शन में या फिर टेम्परेचर के स्क्वायर फंक्शन में, जैसे मेटल के लिए अगर बी लेस देन 0 है और बी लेस देन 0 है तो ये टर्म नेगेटिव हो गई। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी घटेगी। वैसे अगर बी ग्रेटर देन 0 है और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। के इजिकल टू के नॉट 1 प्लस बीटा टी से वेरी कर रही है। ये केस देख लेते हैं। अगर के वन जो है के नॉट 1 प्लस बीटा टी वन है सरफेस का, के टू 1 प्लस बीटा टी टू है, तो इसको एनर्जी इन इजिकल टू एनर्जी आउट ले सकते हैं, और क्यू जो होगा ट्रांसफ़र वो एक्स का फंक्शन नहीं होगा। हीट को कैलकुलेट करने के लिए दो इक्वेशंस हो सकती हैं, जिसमें क्यू को इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं अगर के वेरी कर रहा है, या फिर के एम एक मीन कंडक्टिविटी निकाल के भी कर सकते हैं। मीन कंडक्टिविटी के एम इजिकल टू के नॉट 1 प्लस बीटा टी एम से भी निकल सकती है, या फिर के एम को इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं 1/T2 माइनस T1 से T2 के टी डी टी, या फिर के एम K1 प्लस K2/2 से भी निकल सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इसी पे डिपेंड। जैसे के एम इजिकल टू K1 प्लस K2/2 सिंपल क्वेश्चन है, के एम कंडक्टिविटी निकाल ली, फॉर्मूले में रख दिया, आंसर आ गया। वैसे ही अगर के एम दिया हुआ है और के का फंक्शन भी दिया हुआ है तो बस टी एम जो होगा, दोनों सरफेस का टेम्परेचर दिया रहेगा, उसका मीन टेम्परेचर निकाल लो, टी एम इजिकल टू T1 प्लस T2/2 और इक्वेट कर दो, उससे एक इक्वेशन बन जाएगी, और एक इक्वेशन क्यू बार इजिकल टू के एम डेल्टा टी बाई एल से बन जाएगी। दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें T1 से T2 जो कर्व बन रहा है वो यूँ बन रहा है, और T2 T1 से बड़ा है, तो एनर्जी इतनी आ रही है उतनी बाहर जा रही है क्योंकि स्टेडी है और एनर्जी स्टोरेज 0 है। तो जो क्यू बाई ए है ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये हीट फ्लक्स है ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो के डी टी बाई डी एक्स होएगा। के नॉट ऐसे वेरी कर रहा है, डी टी बाई डी एक्स इजिकल टू कॉन्स्टेंट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसको मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट ये कम होगा। यही क्वेश्चन था। T1 से T2 लीनियर वेरी कर रही है।
अब हम देखने जा रहे हैं कि टेम्परेचर प्रोफाइल थर्मल कंडक्टिविटी के साथ कैसे वेरी करती है। जैसे अगर बी ज़ीरो है तो लीनियर वेरी करती है, अगर बी लेस देन ज़ीरो है तो कर वैसा होगा, अगर बी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो कर वैसा होगा। इक्वेशन के हिसाब से देख लेते हैं। अगर Q इजिकल टू माइनस लीनियर वेरिएशन दिया हुआ है और इसको इंटीग्रेट करा तो इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b की वैल्यू ज़ीरो ले लेंगे तो लीनियर वेरिएशन हो जाएगा, पर अगर b की वैल्यू ज़ीरो नहीं हुई तो ये क्वाड्रेटिक वेरिएशन रहेगा, फिर ये पैराबोलिक वेरी करेगा। और जैसे पैराबोलिक में अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है नॉन मेटल के लिए तो जो कर्व बनेगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा, और अगर b लेस देन ज़ीरो है मेटल के लिए तो जो कर्व बनेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा। इसमें जो कर्व होगा वो ऐसे वेरी होगा, और जो इसमें कर्व होगा वो ऐसे वेरी होगा। थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जो कंडक्शन रेजिस्टेंस ऑफ स्लैब होता है वो L/Ka होता है, और उसको सिर्फ इस इक्वेशन में K/A L को K/A से डिवाइड करके निकाल देते हैं। कन्वेक्शन में जो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस होगा वो 1/HA होगा, और वैसे रेडिएशन में जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होगा वो 1/HRA होगा, और HR की वैल्यू एप्सिलॉन सिग्मा T⁴ माइनस T इन्फिनिटी की 4 बाय T माइनस T इन्फिनिटी। वैसे ही कंपोजिट स्लैब्स के लिए जितने भी हीट रहेंगी, जितनी भी हीट अंदर आ रही है उतनी हीट बाहर जा रही है, हीट सब में इक्वेट हो जाएगी। वैसे डेल्टा T बाय ड्रॉप भी सब में सेम रहेगा, तो डेल्टा T जो ड्रॉप रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R थर्मल रहेगा। डेल्टा T ड्रॉप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K हो जाएगा अगर L और A सेम हैं। वैसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा है, यहाँ कंडक्शन हो रहा है, यहाँ कंडक्शन हो रहा है, यहाँ कन्वेक्शन हो रहा है। तो जो दो टेम्परेचर डिफरेंस है उसमें एक बार कन्वेक्शन हो रहा है, एक बार कंडक्शन हो रहा है, और एक बार कंडक्शन एक बार कन्वेक्शन हो रहा है। तो इन दोनों को वो इक्वेट करके एक टेम्परेचर जो ये इनर सरफेस का टेम्परेचर है ये निकाला जा सकता है। वैसे ही जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है कंडक्शन रेजिस्टेंस में, ये कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में रहता है। ऐसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर दो सिलेंडर हैं जिनकी कंडक्टिविटी अलग अलग है, उन दोनों को जोड़ के एक इक्विवेलेंट सिलेंडर बना दिया गया है, तो दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्शन रेजिस्टेंस उसको इक्वेट करा जा सकता है। तो 2L/K इक्विवेलेंट है इजिकल टू L1/K1A प्लस L2/K2 है, तो K इक्विवेलेंट इजिकल टू K1/K2/K1 प्लस K2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर पैरेलल में देख रहे हैं तो यहाँ से सरफेस में कंडक्शन हो रहा है और यहाँ जाके कन्वेक्शन और रेडिएशन हो रहा है, तो इसका जो डायग्राम बनता है वो L/K 1/SCA 1/HR है। इसमें एक नोट आ जाता है कि अगर एरिया को आधा आधा कर दिया है यहाँ से तो एरिया में लोचा आ जाएगा, तो बस L2/K2 A/2 हो जाएगा। थर्मल डिफ्यूजिविटी देख लेते हैं। एक थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है, ये रेशियो होता है थर्मल कंडक्टिविटी बाय वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी का। जो थर्मल डिफ्यूजिविटी उस अल्फ़ा से डिनोट करते हैं K/ρCp। जैसे वाटर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है एयर से, पर थर्मल डिफ्यूजिविटी ये बताती है कि जो K पर हर चीज़ डिपेंड नहीं होती है, जो वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी होती है उस पर भी डिपेंड होती हैं चीज़ें। तो वैसे ही एयर की जो थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है वो ज़्यादा होती है वाटर के रेस्पेक्ट में। ऐसे मोमेंटम डिफ्यूजिविटी होता है, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं, ये फ्लूइड का कॉन्सेप्ट है। इजिकल टू न्यू इजिकल टू म्यू बाय रो होता है। तो न्यू1 अगर न्यू2 से बड़ा रहेगा तो अल्फ़ा1 अल्फ़ा2 से बड़ा होगा। ये कर्व के वेरिएशन शो किए गए हैं। लैमिनार ब्लोशियस इक्वेशन है फ्लूइड की, डेल H इजिकल टू 5x बाय रेनॉल्ड एक्स। ऐसी प्रांडल नंबर है, प्रांडल नंबर इजिकल टू न्यू बाय अल्फ़ा होता है। और लैमिनार फ्लो के लिए डेल H बाय डेल T, प्रांडल की पावर 1/3 रहते हैं। वैसे अगर प्रांडल 1 से ज़्यादा है तो डेल H ग्रेटर देन डेल T होगा, प्रांडल लेस देन 1 है तो डेल H लेस देन डेल्टा T होगा। यहाँ पर जो डेल होता है वो थर्मल और या फिर हाइड्रो बाउंड्री लेयर डिफाइन करता है। जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन देख लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जो एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट प्लस एनर्जी जनरेशन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोरेज, ये इक्वेशन हर जगह वैलिड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी को पूरा सॉल्व करके ये फॉर्मूला निकलता है डेल स्क्वायर बाई टी
डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जनरेशन बाई के इजिकल टू 1 बाई अल्फा डेल्टा टी बाई डेल्टा टाउ। इस पूरे टर्म को डेल्टा स्क्वायर टी लिख लेते हैं प्लस क्यू जनरेशन के इजिकल टू 1 बाई अल्फा डेल्टा टी बाई डेल्टा टाउ। यहीं पर डेल स्क्वायर टी प्लस क्यू जनरेशन बाई के अगर ज़ीरो हो जाता है, वो टाइम वाली टर्म ज़ीरो हो जाती है तो पॉइजन इक्वेशन कहते हैं। अगर क्यू जनरेशन वाली टर्म ज़ीरो हो जाती है तो डिफ्यूजन इक्वेशन कहते हैं। अगर जनरेशन वाली और टाइम वाली दोनों इक्वेशन ज़ीरो हो जाती हैं तो लैप्लास इक्वेशन कहते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो थर्मल स्लैब था उसमें एक्स के रेस्पेक्ट में हीट वेरी कर रही थी और वो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रही थी। तो बाकी टर्म सारी ज़ीरो हो गई, कोई जनरेशन नहीं था, तो बस डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर को 1 बाई अल्फा डेल्टा टी बाई डेल्टा टाउ के इक्वेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया। वैसे ये केस लिया है, इसमें जनरेशन ज़ीरो लिया है, स्लैब स्टडी लिया है, तो जो टेम्परेचर है उसका वेरिएशन आ रहा है वो C1x प्लस C2 आ रहा है। यहाँ से अलग अलग कंडीशन पे C1 C2 की वैल्यू निकल जाएंगी। जैसे बाउंड्री कंडीशन कुछ प्रोवाइड किए गई हैं कंडक्शन एनालिसिस के लिए। जैसे अगर कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर रहेगा तो x इजिकल टू 0 पे Ts कांस्टेंट रहेगा। वैसे अगर हीट फ्लक्स बाउंड्री कंडीशन के लिए जो Q0 रहेगा वो Q कंडक्शन एट x इजिकल टू 0 इक्वेट हो जाएंगे दोनों। वैसे ही अगर इंसुलेटेड सरफेस है, ये इंसुलेटेड सरफेस है, तो वही Q कंडक्शन x इजिकल टू 0 हो जाएगा, तो dTx बाई dx 0 हो जाएगा। अगर कन्वेक्शन सरफेस बाउंड्री कंडीशन है तो क्यू बार कन्वेक्शन इज इक्वल टू क्यू कंडक्शन हो जाता है, तो क्यू बार कन्वेक्शन इज इक्वल टू क्यू कंडक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन देख लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एनर्जी जितनी अंदर जनरेट हो रही है, मतलब एनर्जी जनरेशन इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र, ऐसे करके क्यू जनरेशन की वैल्यू निकालेंगे। वैसे ही जो टेम्परेचर वेरी कर रहा है उसको अलग अलग कंडीशन पे एक्स इजिकल टू 0 एक्स इजिकल टू एल पे करके बी एंड सी की वैल्यू निकालेंगे। और क्यू कंडक्शन यहाँ पर जो एक्स इजिकल टू 0 जो कन्वेक्शन की इक्वल हो रहा है उसको भी इक्वेट करके वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो अब देख लेते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन हीट जनरेशन स्लैब। अगर एजम्पशन देख रहे हैं तो इसमें वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन है, स्टेडी स्टेट है, यूनिफॉर्म हीट जनरेशन है, कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर जो टी एस है सरफेस टेम्परेचर सेम दिए हुए हैं तो, और उसमें हीट जनरेशन हो रहा है, यहाँ पर जो हीट जनरेशन हो रहा था वह हीट जनरेशन नहीं हो रहा था, तो जो टेम्परेचर वेरी कर रहा था वो C1x प्लस C2 कर रहा था। पर यहाँ पर हीट जनरेशन हो रहा है तो टेम्परेचर माइनस क्यू जनरेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 के प्लस C1x प्लस C2 होगा, और उसका कर्व ऐसा कुछ होगा क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर में डिफाइन हो रहा है। वहीं अलग अलग कंडीशंस रख के ये इक्वेशन हो जाएगी टी माइनस टी एस इजिकल टू माइनस क्यू जनरेशन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 के। तो यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर जाएगा, यहीं से मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा टी मैक्स माइनस टी एस क्यू जनरेशन एल स्क्वायर बाई 2 के। ये ESC का एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पर सरफेस टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया था और सारी वैल्यूज़ प्रोवाइड की थी, दोनों को बस इन दोनों फॉर्मूलों को डिवाइड करके मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना था। वैसे अगर इंसुलेशन एट सरफेस पे दे दिया, अगर सरफेस पे इंसुलेशन दे दिया तो सरफेस ही पे dt बाई dx इजिकल टू 0 वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी, और बाकी ये सेम फॉर्मूला आ जाएगा टी इजिकल टू माइनस क्यू जनरेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 के प्लस C1x प्लस C2। पर अगर दोनों यहाँ पहले जो सरफेस टेम्परेचर थे वो सेम थे, पर अब यहाँ सरफेस टेम्परेचर अलग अलग हो गए हैं, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे टी इजिकल माइनस क्यू जनरेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 के प्लस C1x प्लस C2। पर जो कंडीशन होंगी एक्स इजिकल टू 0 पे और एक्स इजिकल टू L पे, वो कंडीशन डिफरेंट हो जाएंगी, उससे डिफरेंट आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें बस हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर स्क्वायर इजिकल प्लस 1 बाई आर डेल्टा टी बाई डेल आर प्लस क्यू जनरेशन बाई के इजिकल टू 1 बाई अल्फा डेल्टा टी बाई डेल्टा टाउ। अगर जो सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो फॉर्मूला पढ़ा है, अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में सिर्फ 2 बाई आर हो जाता है 1 बाई आर की जगह। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो पूरा स्लैब में जैसे टेम्परेचर का जो वेरिएशन निकालते हैं, वैसे ही अब हम सिलेंडर में वेरिएशन निकाल रहे हैं टेम्परेचर का जो वेरिएशन स्लैब में आता है वो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ 2k होता है और यहाँ x होता है। तो वहीं पूरी कंडीशंस वही लगा के, जब हमने अलग अलग कंडीशंस लगा के ये टेम्परेचर की वैल्यू निकाली है, टेम्परेचर का रिलेशन निकाला है सिलेंडर के लिए, टी इजिकल टू माइनस क्यू जनरेशन आर स्क्वायर बाई 4k प्लस C1 ln r प्लस C2 ln में डिफाइन है सिलेंडर के लिए। वैसे ही सिलेंडर के लिए सेम यही क्वेश्चन है, ये इक्वेशन ऊपर वाली ही है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ रख के आंसर निकाल दिया गया है, इस क्वेश्चन में ये वाले रिलेशंस फाइंड करने हैं।
मतलब सरफेस टेम्परेचर निकालना है और मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है। यहाँ अलग अलग कंडीशन रख के हमने ये वाला रिलेशन निकाला है, टी माइनस टी एस क्यू जनरेशन आर स्क्वायर माइनस आर स्मॉल आर स्क्वायर बाय 4 के। ये बिल्कुल स्लैब जैसे, ये स्लैब में बस यहाँ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था और यहाँ पर एल स्क्वायर था और यहाँ 4 की जगह 2 था वहाँ पर, तो यहाँ 4 आ गया है। तो टी माइनस टी एस क्यू जनरेशन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4 के, टी मैक्स माइनस टी एस क्यू जनरेशन आर स्क्वायर बाय 4 के। एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है यहाँ पर। अब जो हीट कंडक्शन देख लेते हैं हॉलो सिलेंडर में और हॉलो स्फीयर में। तो जो हॉलो सिलेंडर होता है उसमें जो टेम्परेचर वेरी करता है वो C1 ln r प्लस C2 में करता है। हीट कंडक्शन इक्वेशन देख रहे हैं सिलेंडर के लिए, तो इसमें जो QR वेरी कर रहा था, मतलब जिसमें KR भी वेरी कर रहा था R के रेस्पेक्ट में, तो उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करके, मतलब 2πRL इसका जो सरफेस एरिया होता है उसको पुट करके डायरेक्टली इंटीग्रेट करके ये वैल्यू आ जाती है हीट ट्रांसफ़र की, Q इक्वल टू 2πKL डेल्टा टी ln r2/r1। यहाँ पर इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो R थर्मल आ जाएगा ln r2/r1 बाय 2πKL। ऐसे अगर हाफ हॉलो सिलेंडर निकालेंगे तो जो Q हाफ होगा वो Q सिलेंडर बाय 2 हो जाएगा, मतलब जो यहाँ पर 2 है ये हट जाएगा, πKL डेल्टा टी बाय ln r2/r1 आ जाएगा। अगर हॉलो स्फीयर के लिए बात कर रहे हैं तो जो T है वो C1/r प्लस C2 होगा, मतलब यहाँ पर सिलेंडर में ln r से होता था और यहाँ पर 1/r से डिफाइन होगा। किसके लिए? स्फीयर के लिए। हीट कंडक्शन इक्वेशन निकालेंगे अलग अलग कंडीशन रखकर, तो 4πK r1r2 डेल्टा टी r2 माइनस r1 आ जाएगी। और अगर यहाँ पर R थर्मल निकालेंगे तो वो आ जाएगा R2 माइनस R1 बाय 4πK r1r2। अगर हाफ हॉलो सिलेंडर के लिए निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू 2πK r1r2 डेल्टा टी R2 माइनस R1 हो जाएगा। वैसे अगर 1/4 के लिए निकालेंगे तो 2 भी हट के पाई टर्म से आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि अगर अपन गुड इंसुलेटर बाहर रखेंगे, जो इंसुलेटर होता है वो कंडक्टर का अपोजिट होता है, तो गुड इंसुलेटर बाहर है उसको चेंज करके गुड इंसुलेटर अंदर रख दिया तो क्या डिफरेंस आएगा थर्मल रेजिस्टेंस के चेंज में। तो यहाँ पर गुड इंसुलेटर अंदर रखा है तो कंडक्टिविटी बाहर वाले की ज़्यादा होगी, तो K1 की कंडक्टिविटी K2 से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये रिलेशन आ जाएगा। इस रिलेशन का हम बाद में यूज़ करेंगे। तो पहले थर्मल रेजिस्टेंस इस वाले कंडीशन का निकाल लेंगे ln r2/r1 में और r3/r2 में रख के, फिर इसमें इस वाले का रेजिस्टेंस निकालेंगे सेम उसी तरीके से, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो उसमें ये जो टर्म है जो हमने निकाली है, ये टर्म आती है, टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये जो टर्म है ये पॉजिटिव है, तो इस टर्म को ये लिख लेंगे r2² बाय r1 r3। तो ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी और ये चीज़ अगर लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ये डिपेंड करेगी R2 R1 और R3 की वैल्यूज़ पे। पर अगर जो क्वेश्चंस आते हैं गेट में 1994 में आया था, वो अगर सेम इंसुलेटर थिकनेस ले लेंगे तो ये जो होगा, ये रेजिस्टेंस का जो चेंज होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा और तो हीट कंडक्शन हमेशा डिक्रीज होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये जो इन दोनों, इस सरफेस और इस सरफेस में जो टेम्परेचर डिफरेंस है और इस सरफेस में टेम्परेचर डिफरेंस है, उन दोनों का रेशियो निकालना है। बाकी सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, बस ये K2 और R में वेरी करेगा, दोनों की वैल्यूज़ प्रोवाइड की गई हैं, आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिटिकल रेडियस इंसुलेशन। इसका इतना सारा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें अगर हम सिलेंडर के लिए फॉर्मूला है K इंसुलेशन बाय H और स्फीयर के लिए फॉर्मूला है 2K इंसुलेशन बाय H। Q मैक्स जो होता है वो T माइनस टी इन्फिनिटी बाय R टोटल मिनिमम होता है। इस सरफेस में जो ये R टोटल मिनिमम निकाला है वो ln R इंसुलेशन बाय R वायर है बाय 2πK इंसुलेशन L है प्लस 1/H 2πR इंसुलेशन L है। और जो कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल रेडियस का वो ये है कि जो भी वायर होता है, वायर के आसपास जो भी इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, अगर उस इंसुलेशन की रेडियस क्रिटिकल रेडियस से कम है तो उसमें इंसुलेशन प्रोवाइड करने से हीट ट्रांसफ़र बढ़ता है। पर अगर RC से इंसुलेशन की रेडियस ज़्यादा है तो उसमें Q ट्रांसफ़र घटता है और वैसे ही R टोटल पहले घटता है और फिर बढ़ता है। और अगर स्लैब में क्रिटिकल रेडियस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। और वहीं क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था
सिलेंडर का के इंसुलेशन बाय एच निकाला, 8 mm था, 8 mm लिया, और जो हमने वायर था वो 5 mm था, पर जो इंसुलेशन प्रोवाइड किया वो 7 mm का किया। जैसे जैसे हमने इंसुलेशन प्रोवाइड किया क्रिटिकल रेडियस से वो कम था, इसलिए इसमें आंसर होगा कि वो बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे कम होगा आगे जाके। वैसे ही सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। लॉगरिथमेटिक मीन एरिया वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हॉलो सिलेंडर के लिए फॉर्मूला जो होता है वो AM इजिकल टू A2 माइनस A1 बाई ln A2 बाई A1 होता है। ये पूरा इसका डेरिवेशन है। वैसे ही लॉग मीन रेडियस के लिए RM इजिकल टू R2 माइनस R1 अपॉन ln R2 बाई R1 होता है। अगर यही चीज़ हम स्फीयर के लिए देख लें तो स्फीयर के लिए जो एरिया होता है वो AM इजिकल टू अंडर रूट A1 A2 होता है और RM इजिकल टू अंडर रूट R1 R2 होता है। और अगर ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट देख रहे हैं तो Q इजिकल टू T इन्फिनिटी I माइनस T इन्फिनिटी नॉट, दोनों सरफेस का जो वो टेम्परेचर डिफरेंस है उसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन हो रहा है, उस पूरे रेजिस्टेंस को हम एक ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट से इक्वेट कर सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है और ये सब भी वही बताया गया है। एप्लीकेशन होते हैं फर्नेस और हीट एक्सचेंजर। हम हीट एक्सचेंजर का थोड़ा सा पार्ट देख लेंगे। हीट एक्सचेंजर में भी यही बताया गया है, 1/, ये कन्वेक्शन हो गया, ये कंडक्शन हो गया और ये भी कन्वेक्शन हो गया। और इसमें इक्वेट करने पे UI AI इजिकल टू U0 A0 मिल जाता है। स्पेशल केस भी होते हैं कुछ हीट एक्सचेंजर के कि अगर जो स्टीम है वो इनसाइड फ्लो हो रही है तो U जो होता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वो H0 ही के इक्वल हो जाता है, और अगर स्टीम जो हो रही है फ्लो आउटसाइड तो U जो होता है वो HI के इक्वल हो जाता है। ऐसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और लास्ट क्वेश्चन है कंडक्शन का। एनर्जी जो स्टोरेज है वो ज़ीरो है, एनर्जी जनरेशन भी कुछ नहीं हो रहा है। एनर्जी जनरेट हो रहा है तो वो एनर्जी जो जनरेट हो रहा है वॉल्यूम में उसको बस हर जैसा क्वेश्चन किया है कि उसको कन्वेक्शन के इक्वल करना है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र के, तो उससे बस ये सरफेस इक्वेशन आ जाएगी।